पिछली क्लास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब इनको सुसाइडल बैग्स ही बोले जाते हैं कि जब कभी कोई सेलुलर डिस्टरबेंस होती है, जबकि जब कभी सेल डिस्टर्ब होता है या टूटता है, कुछ भी होता है, ऐसा कुछ अपने ही सेल को जो है डाइजेस्ट कर लेगा, सबूत मिटा देता है। ना रहेगा बांस ना बसेगी बांसुरी। ठीक है, ऐसे ही होता है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर सीक्रेट। सो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सय्यम झाम। इससे प्रीवियस वीडियो में जाने से पहले एक भाई का मेरे कमेंट आया था कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैंने उसको मैंने वीडियो में जब बोला था तो उस अकॉर्डिंग मैंने फिजिक्स मोशन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अराउंड 25-26 क्वेश्चन होंगे, वो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए हैं, जाकर चेक कर लो। और हो सकता है कि जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो उस दिन केमिस्ट्री के भी हो जाएं, और इन दोनों के आंसर फिर मैं 2 दिन छोड़ के अपलोड करूंगा। इतना आप लोग ट्राई करो। और आप ना मेरे को क्वेश्चन, जैसे अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो हमारा यूट्यूब कम्युनिटी चैनल, कम्युनिटी पोस्ट जो है सबके लिए ओपन है। आप उसमें मेरे को अपना डाउट डालिए कि क्या आपको डाउट आ रहा है, ठीक है ना। तो उसमें मैं आप सबका आंसर भी जरूर करूंगा। तो बिना टेंशन लिए बढ़िया से पढ़िए, ठीक है, कोई रिलैक्स रखे एकदम, ठीक है। तो हमारा इससे प्रीवियस जो था वो पार्ट 4 था। वापस से स्टडी पे आते हैं। टेलीग्राम पे डालूंगा, ठीक है ना, लिंक उसमें है और स्कैनर लास्ट में लगेगा। तो बात कर रहे थे, हाँ, तो इससे पहले हमने पार्ट 4 कर रहे थे सेल चैप्टर का, अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ठीक है ना। तो आज उसका पार्ट 5 है। तो पार्ट 5 को स्टार्ट करने से पहले फटाफट से आप एक बार रिकैप देख लो। रिकैप 2 मिनट का ही होगा, ज्यादा बड़ा नहीं, उस दिन लंबा हो गया था, ठीक है। तो रिकैप में देखते हैं सबसे पहले प्लाज्मोलाइसिस में क्या था, हमने करा था, सेल को डाला था हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपर, अब मैंने ट्रिक बताई थी, हिप्पो मतलब फूलना, आइसो सेम, तो हाइपर यानी कि जिसमें सेल श्रिंक होएगा। तो क्या बोलते हैं, अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमने सेल को डाला तो वो श्रिंक होएगा, और जब वो सेल श्रिंक हो जाएगा तो हम उसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। वो सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो गया है, उसका प्लाज्मोलाइसिस हुआ है, ठीक है। अगर आपसे कोई बोले प्रोसेस क्या होता है तो आप लिखोगे ऐसे ही फिर। और हाँ, इसके चैप्टर के एंड होने के बाद इसके नोट्स भी टेलीग्राम पे ही डलेंगे, उसके फिजिक्स केमिस्ट्री डाल के जाके देख लेना। फिर बात आती है न्यूक्लियस। हमने पढ़ा था न्यूक्लियस क्या था, वही जो एक छोटा सेंटर था, पूरी बॉडी कंट्रोल करता था, याद है। और डबल मेम्ब्रेन था, पोर्स थे, न्यूक्लियर एनवलप, वो सब मैंने आपको बताया, जाकर देखो, ठीक है। प्लस बात करते हैं डीएनए की फुल फॉर्म थी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए में हमने क्या देखा था, डीएनए हमारी कैरेक्टर वो करता है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर्स को कैरी करता है। इसके अंदर हमने जीन्स पढ़े थे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स। क्रोमेटिन क्या था, स्कैटर्ड फॉर्म, जो धागा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था वो क्रोमेटिन था। फिर उसके बाद जब वो वाई उसकी शेप में आ गया था, ऐसी कोई शेप आ गई थी, तब वो क्या था, उसकी ये इसकी थी कंडेंस्ड फॉर्म, ये स्कैटर फॉर्म, ये कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। जब जब वो न्यूक्लियस टूटता था उस टाइम जो डीएनए की फॉर्म थी, वो ऐसे क्रोमोसोम्स ऐसे हो जाते थे। फिर हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। मैंने एक ट्रिक भी दी थी कि प्रोकैरियोटिक मतलब प्रो चीज है, कोई चीज की जरूरत ही नहीं, तो इसको ना न्यूक्लियस चाहिए, न्यूक्लियस नहीं चाहिए तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है इसके पास। फिर उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं है, लेकिन इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है। राइबोसोम में मैंने आपको बताया था कि ये राइबोसोम किसी चीज की सिंथेसिस करते हैं। आप मेरे को कमेंट में लिखोगे, ठीक है, आगे वैसे मैं बता ही दूंगा। और यूकैरियोटिक में सब कुछ उल्टा था। प्रोकैरियोटिक छोटे होते साइज में, इनकी पूंछ होती थी फ्लैजेला, ठीक है ना। और इनके एग्जाम्पल में बैक्टीरिया, इसमें एनिमल, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। तो फटाफट से अब टॉपिक पे बढ़ते हैं, ओके। नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले पिछली क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 वर्ड या एमसीक्यू में आ सकते हैं, आंसर नहीं देखने, सिर्फ क्वेश्चन मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है कि फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स की फॉर्मेशन कौन करता है। सो आंसर है न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस का है, अभी आपको जल्दी पता चल जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स न्यूक्लियोलस, ठीक है। देन उसके बाद क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम किस चीज से बने होते हैं। तो आंसर है प्रोटीन एंड डीएनए। आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चंस याद होने चाहिए। और एक चीज और, राइबोसोम क्या बनाता है, ये क्वेश्चन मतलब ये मैंने आपको बताया था जब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का डिफरेंस चल रहा था। तो राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। फिर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म।
अब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा के बीच में एक्सचेंज के लिए हमने जो पढ़े थे वो थे न्यूक्लियर पोर्स, छोटे छोटे छेद जो कि बाहर लिक्विड से अंदर चीज जाने देते हैं और न्यूक्लियस से बाहर चीजें जाने देते हैं, ठीक है। सो ये हमारे कुछ मतलब ऐसे ऐसे और क्वेश्चन भी हैं, धीरे धीरे आएंगे। तो सेल ऑर्गेनेलीज जो हमने टॉपिक पढ़ना है मेन है वो सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। फोकस करते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज क्या है, जैसे अब ह्यूमन बॉडी हमारे अंदर जो है लीवर, किडनी, ये सारे अलग अलग ऑर्गन्स अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ऐसे ही सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती है जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है सेल के लिए। जैसे हमारे पास जैसे एक्सक्रीशन के लिए हमारे पास ऑर्गन है, एक्सक्रीशन सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब ऐसे इन सब में भी तो ये सब चीजें होंगी ना। तो वो चीजों के लिए एक काम करो, एडिटर साहब जरा वो फोटो लगाओ उसकी। सो आई होप पिक्चर लग चुकी होगी। तो पिक्चर में आपको दिख रहा है ये एक एनिमल सेल का डायग्राम है, ठीक है, ये एनिमल सेल का डायग्राम है। तो इसमें अगर हम देखते हैं सबसे बीच में एक सेंटर में आपको बॉल टाइप कुछ दिख रहा है ब्लू कलर का, आई होप आपको विजिबल है। तो जो ब्लू कलर की बॉल है वही हमारा न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस जो कि राइबोसोम्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना। सबसे सेंटर में यही है और न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। फिर उसके बाद आप देखोगे ये एक मेम्ब्रेन से कवर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बीच में पोर्स भी होते हैं, उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। फिर उसके बाद देखते हैं आगे, आप ध्यान से देखो तो इसके दोनों तरफ साइडों में आपको स्ट्रिप जैसी दिखेंगी, पिंक कलर की दिख रही है। तो वो क्या होती है, वो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। अब आप बोलोगे ये क्या है, मैं आगे आपको सब डिटेल में समझाऊंगा, अभी डायग्राम में फटाफट से समझते जाओ। तो ये जो पिंक कलर की है और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बिकॉज इस पे आप डॉट डॉट जो देख रहे हो, डॉट डॉट क्या है, राइबोसोम्स हैं। ये डॉट डॉट यहाँ पर राइबोसोम्स जमा हो रखे हैं। वहीं पर आप येलो कलर का देखो, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पे कोई राइबोसोम आपको नहीं मिलेगा। फिर साइड में ग्रीन कलर की आपको दिखेगी गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस जिसको हम बोलते हैं, इसका भी बहुत अच्छा रोल है एक सेल के अंदर, ठीक है। फिर दूसरी तरफ आप देखो, आपको दिखेंगे लाइवोसोम्स दिख रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग्स, इनकी भी आगे मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा। फिर उसके बाद आप देखो आपको वैक्यूल्स दिखेंगे, माइक्रोट्यूब्स हो गई, साइटोप्लाज्मा हो गया, फिर और क्या बच गया हमारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। अब हम एक एक करके इन सबको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। सो सेल ऑर्गेनेली के बाद जो हमारी पहली सेल ऑर्गेनेली आती है वो आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके अंदर दो सब टाइप और आते हैं, जिसका नाम पहले में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एक चीज बता दो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन एंड लिपिड की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। आप बोलोगे कि प्रोटीन जो है वो तो राइबोसोम्स बनाते थे, अभी सब क्लियर हो जाएगा, मेरे को पता है आपको ये चीज डाउट आएगी। इट इज लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्स एंड शीट्स, ऐसे ऐसे बहुत सारी जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्स एंड शीट्स जो है एक साथ ज्वाइन होती है, जो कि मिलकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मा, ये न्यूक्लियस के जस्ट बाहर ही लगा होता है। फोटो लगाओ जरा आगे, तो आप देख पाओगे कि जैसे पोर्स हैं, पोर्स के साथ में ही जो है ये लगे हुए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। तो मेन ये, और अगर आपको ऑप्शन में ये आते हैं तो ये टिक करने हैं, अगर पोर्स आते हैं तो पोर्स टिक करने हैं, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। अब आप बोलोगे ये थोड़ा और गड़बड़ है, मैं आपको इतना बताता हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन और लिपिड से मिलकर ही बनती है। चलो आपको इतना समझ आया कि ये बनाते हैं तो इसलिए ये बनता है। अब ये कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आप देखो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, होता सेम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, लेकिन बट इस पे डॉट्स आ जाती है। अब ये डॉट्स क्या है, ये है राइबोसोम्स, फोटो आगे लगी साइड पे लगी हुई है, ठीक है ना। तो आप देखो उसमें तो डॉट्स जो है वो राइबोसोम्स हैं, वहीं पर यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई भी राइबोसोम नहीं होता। एक बार ना आप इसका डिफरेंस देखो, फिर आपको अच्छे से क्लियर होएगा, ओके। सो फटाफट से अब हम डिफरेंस देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बाकी पिक्चर एडिटर साहब देख लेना, जहाँ कहीं पे हो एडजस्ट करके थोड़ा सा साइड पे रख देना। फिर बात करते हैं, जैसे अगर यहाँ का स्पेस आ रहा है तो यहाँ थोड़ी लगा दो, थोड़ी यहाँ लगा दो, ठीक है। मेरा फेस हटता कोई दिक्कत नहीं है।
तो राइबोसोम्स जो है इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स जो है वो सरफेस से अटैच होते हैं। किसके सरफेस से? ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से अटैच रहते हैं। इसमें नहीं रहते। अपीयर रफ अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंदर रफ अपीयर होते हैं, इसमें स्मूथ अपीयर होते हैं। प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, क्यों? मतलब प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं तो इसलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्रीज कहा जाता है। रीजन बीइंग क्योंकि इन पे राइबोसोम्स है, और हमने पढ़ा था कि राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। और इनको प्रोटीन फैक्ट्रीज कहा जाता है, याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है। और ये जो है लिपिड की सिंथेसिस करते हैं, तो इसलिए हो गया ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन और लिपिड दोनों की सिंथेसिस करता है, और उन दोनों को मिलाकर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। तो सारी चीजें आपको क्लियर होने लग गई। और एक चीज और, जब ये डिफरेंस अगर आपके पेपर में आता है तो प्लीज नीचे डायग्राम बनाकर आना, जो मैंने अभी जैसे बनाया था ना पिछली स्लाइड पे, वैसा ही बना के आना, नंबर जरूर मिलेंगे। इतने पॉइंट्स लिखो, 5 नंबर आपके पक्के हैं। तो एंजाइम की सिंथेसिस करता है, प्रोटीन जो है वो एंजाइम्स भी बनाते हैं। एंजाइम्स क्या होता है? हमारी डाइजेशन में हेल्प करती है, फूड को और भी छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करता है एंजाइम्स, ठीक है। वहीं पर ये जो है हार्मोन्स की सिंथेसिस करता है, हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन वगैरह, समझ गए। फिर इसमें कोई रोल नहीं होता डिटॉक्सिफिकेशन का, मतलब ये कोई गंदगी पेट की बाहर नहीं निकालती। ये सिर्फ एंजाइम्स क्या होता है, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, कोई डिटॉक्सिफिकेशन मतलब एक्सक्रीशन वगैरह ऐसा कोई प्रोसेस नहीं करते। बाकी आपको डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब तो अच्छे से पता ही होगा। लेकिन ये जो है ये करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन लीवर सेल्स में। लीवर सेल्स में जो है ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज गोल्जी बॉडीज स्लैश एपरेटस। गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं, गोल्जी बॉडीज भी बोलते हैं। एक चीज और, एडिटर साहब एक काम करो, पहले लगाओ फोटो, सेल के अंदर गोल्जी बॉडी कहाँ होती है, फिर गोल्जी बॉडी की सेपरेट एक फोटो लगाओ कि ऐसी दिखती है, ठीक है। आई होप लग गई होगी, साइड पे थोड़ा कर लो, ठीक है। तो समझते चलते साथ साथ क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज नियरली पैरेलल टू ईच अदर इन अ स्टैक नॉन एज सिस्टर्नी। तो वो जो आप देखोगे ऐसे 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 सारे स्टैक की तरह हैं, और वो पैरेलल हैं एक दूसरे के, आप मोस्टली देख पाओगे। ईच नियरली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक, ऐसे ऐसे लाइनों की तरह ऐसे बनेंगे, नोन एज सिस्टर्ने, और इसको हम बोलते हैं सिस्टर्ने, जिस पैटर्न में होती हैं, ठीक है। फिर फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस में आता है सबसे पहले स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। तो ये स्टोरेज करता है, अगर कोई चीज बाहर से आ रही है तो उसको अपने पास स्टोर कर लेगा। फिर उसकी जो है मॉडिफिकेशन, उसमें कोई चीज अगर कमी है तो उसको पूरी करेगा, मॉडिफाई करेगा। फिर पैकेज करेगा, उसको अच्छे से पैक करेगा। जैसे बात करें कि जैसे आपका अमेजोन वगैरह से चीज़ें आती हैं, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले वो अपने स्टोर्स में उन चीज़ों को रखते हैं। फिर उसके बाद जब जैसे ऑर्डर आता है तो उसको मतलब जैसे मॉडिफाई करना होता है, जैसे किसी की थैली में रैप करके वो मॉडिफाई कर दिया। फिर पैक करना, मतलब एक ही चीज़ हो गई, पैक करके आपके पास आता है, ठीक है। पैकेज के बाद डिलीवरी होती है उसकी, तो वही करता है पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक लिपिड्स एंड प्रोटीन फ्रॉम ईआर। जैसे कि लिपिड्स और प्रोटीन ईआर से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये अपने पास लेता है, फिर उसको डिस्पैच करता है अलग अलग टारगेट्स पर, मतलब जहाँ पर प्रोटीन की कमी है, जहाँ पर लिपिड की कमी है, वहां पर उन चीजों को पहुंचाता है। तो ये सोच सकते हो कि अगर ये ना हो तो कितना कुछ दिक्कत हो सकती है। तो ये क्वेश्चन भी आता है, अभी बताता हूँ। इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अभी आपको समझ नहीं आएगा कि लाइसोसोम्स क्या काम करते हैं, ठीक है ना। तो मैं एक बार पहले लाइसोसोम समझाता हूँ, फिर उसके बाद आप मेरे को बताओगे कि गोल्जी बॉडीज ना हो तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। फटाफट से लाइसोसोम समझते हैं पहले। फटाफट से समझते हैं लाइसोसोम्स क्या है। लाइसोसोम्स जो है वो वेस्ट डिस्पोजल करते हैं, वेस्ट को डिस्पोज करते हैं, ठीक है। कैसे? सैक्स फिल्ड विद पावरफुल एंजाइम्स एक्ट एज अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। सैक्स मतलब जैसे बोरियां होती है ना, बोरियों की तरह है। इसके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो कि चीज डाइजेस्ट कर लेते हैं। और ये जो है वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, सेल के वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की तरह एक्ट करती है, ठीक है। हेल्प इन क्लीनिंग द सेल बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल एज वेल एज डैमेज ऑर्गेनली। फॉरेन मटेरियल जैसे कि कोई बैक्टीरिया या कोई कुछ भी जो कि वो है एनिमी है या कुछ डैमेज करने आया है सेल को, उसको ये फटाफट से उसको, और कोई डैमेज ऑर्गेनली, जैसे कोई ऑर्गेनली है जो कि आपकी डैमेज हो गई है, जैसे कि वो हो गया आपका ईआर हो गया, या कोई भी चीज जो कि डैमेज हो गई ना, उसको भी फटाफट से उसको, और बैक्टीरिया वगैरह जो भी होगा उन सबको जो है
अपने अंदर ले लेगा, संभालेगा, ठीक है, क्लीनिंग कर लेगा, उसको डाइजेस्ट कर लेगा। अब इनको सुसाइडल बैग्स भी बोले जाते हैं कि जब कभी कोई सेलुलर डिस्टरबेंस होती है, जबकि जब कभी सेल डिस्टर्ब होता है या टूटता है, कुछ भी होता है ऐसा कुछ, जैसे मान लो सेल टूट रहा है, सेल डिस्टर्ब हो गया, सेलुलर उसके सारे फंक्शंस डिस्टर्ब हो गए। अब अगर सेल टूट रहा है, वही बात है, उस टाइम आप अपना खाना बनाओगे, अगर भूकंप आ रहा है आप अपना खाना बनाओगे, पहले घर के बाहर जाओगे, घर के बाहर जाओगे ना, तो वही चीज़ है, सेलुलर डिस्टर्बेंस आया तो क्या हो गया, सेल गेट डैमेज, सेल डैमेज हो गया, टूट गया, कहीं से कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पा रहा, कुछ भी मान लो, तो ये क्या, लाइसोसोम क्या करेगा, बर्स्ट, फट जाएगा, अंदर सेल के अंदर फट जाएगा और अपने ही सेल को जो है डाइजेस्ट कर लेगा, सबूत मिटा देता है, ना रहेगा बांस ना बसेगी बांसुरी, ठीक है, ऐसे ही होता है। ठीक, तो फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। हाँ सच, हेलो, रुको रुको रुको। तो नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले मैंने आपको बता दिया कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं। तो अब मेरे को ये बताओ कि अगर आपके सेल के अंदर गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडीज नहीं हुए तो क्या नुकसान होगा? मैं 5 तक गिनूंगा, 1 2 3 4 5। आई होप आपने सोच लिया हो, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। एक ये सुसाइडल बैग्स हो गए या फिर वो क्वेश्चन, ये आते हैं, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आ जाते हैं। तो अगर गोल्जी ऑपरेटर्स नहीं हो तो लाइसोसोम्स नहीं बनेंगे, लाइसोसोम्स नहीं बनेंगे तो वेस्ट डिस्पोजल कैसे होएगा, पहला। दूसरा, अगर गोल्जी ऑपरेटर्स नहीं होंगे तो फिर उसके बाद पैकेजिंग, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन कौन करेगा, इधर उधर सारी जगहों पे चीज़ें कौन पहुंचाएगा, ठीक है। ये दो इसके मेन आपको पॉइंट्स, इन सबको आपको वो करना है, थोड़ा सा फैला के लिखना है, मतलब ब्रीफ में लिखना है, ओके। तो फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। फटाफट से अपने लास्ट टॉपिक पे चलते हैं और उसके बाद इस क्लास को एंड करते हैं। फिर जो बचा कुचा टॉपिक है, मतलब मेरे ख्याल से पार्ट 6 हमारा लास्ट होगा, जितना कितना मेरे को पता है। तो लास्ट टॉपिक आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ अ सेल। जैसे हमारे यहाँ पे बिजली दफ्तर होते हैं, जहाँ से सारे पूरे शहर के अंदर बिजली आती है, वैसे ही ये पावर हाउस है, मतलब इसी से पूरे सेल को पावर, शक्ति मिलती है, एनर्जी। तो जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं पोरस पोर्स उसका नाम है। फिर इनर मेम्ब्रेन जो है वो डीपली फोल्ड, मतलब एकदम पतली पतली फोल्ड की जाती है, क्यों? ताकि सरफेस एरिया जो है एटीपी जनरेशन के लिए वो इंक्रीज हो जाए, मतलब ज्यादा सरफेस एरिया एटीपी जनरेशन के लिए मिल सके, क्योंकि मेन इसका काम ही एटीपी की जनरेशन है। अब ये एटीपी क्या होता है? एनर्जी इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी एनर्जी की फॉर्म है, इसमें लिखा हुआ है एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल। सेल की जो एनर्जी करेंसी है उसको हम एटीपी बोलते हैं। एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, गुड। तो माइटोकॉन्ड्रिया, देखो अब जब इतने सारे काम कर रहा है इसका मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल के लिए। तो इसने भी एक सेल से डिमांड करी, इसने बोला, माइटोकॉन्ड्रिया ने बोला मेरे को अपना डीएनए चाहिए और राइबोसोम चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना ही डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो फटाफट से ये लेक्चर पूरा कर लेना और टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्राई कर लेना, मैं आंसर सुन के जल्दी अपलोड कर दूंगा। और हो सकता है जब ये वीडियो अपलोड हो उसी दिन केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन अपलोड हो जाए, ठीक है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और ध्यान रखना अपना भी, गर्मी बहुत है, ठीक है। ये पूरा कर लेना बस, ओके।